नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अनिल कुमार राम को बदमाशों ने गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। एएसआई अनिल कुमार राम को सूचना ये मिली थी कि पुराने विधानसभा के पास कुछ युवक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। जब अनिल पुराने विधानसभा के पास पहुंचे तो हुड़दंगी युवक एएसआई से उलझ गए और उसके साथ बदसलूकी की। उसके बाद धक्का देकर के उन्हें गिरा दिया और गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश की। मामला बिगड़ता देख एएसआई ने पीसीआर वैन को बुलाया, लेकिन वैन में धक्का मारते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। एएसआई अनिल कुमार राम ने जगन्नाथपुर थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि भागने के दौरान बदमाशों का 2 फोन गिर गया है और फोन के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के जरिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 12 घंटे से ज्यादा हो गया है इस पूरी घटनाक्रम को। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस है वो पूरी तरह से गंभीर है और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। खासतौर से बात करें तो उस वक्त भी पीसीआर वैन और गश्ती वाहन से जो थार गाड़ी थी, जो एसयूवी थी, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के वाहन जो है वो हाँफ गए और अपराधी जो है वो मौके से फरार हो गए। पूरे मामले में अब जो मोबाइल फोन मिले हैं उसके जरिए जो सीडीआर है और तमाम लोकेशन है उसकी पहचान की जा रही है और संभावित ठिकानों पर जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो पुलिस के सूत्रों के अनुसार जो कहना है, अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस कर्मियों के साथ पिछले दिनों मिर्च पाउडर और बिजली का करंट देने जैसी भी बातें आई थी, जो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का ही है। वहीं धुरवा थाना क्षेत्र में भी कुछ इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। तो कहा जा सकता है हाल के दिनों में जो अपराधी तब टाइप के लोग हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ सीधा उनका संघर्ष या फिर कहें तो पुलिस के खिलाफ वो कहीं ना कहीं जो है वो हमला करते हुए नजर। ओम प्रकाश, कितने की संख्या में ये युवक थे? क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से? जी, जो जानकारी है उसके अनुसार 6 से 7 की संख्या में युवक मौजूद थे और उनके द्वारा ही आसपास के लोगों के साथ गाली गलौज की जा रही थी। लोगों को, राहगीरों के साथ या फिर जो विधानसभा, जो पुराना विधानसभा वहाँ मैदान के पास गाली गलौज की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां घर में 2 सुतली बम फेंका गया है। जमीन विवाद में सुतली बम फेंका गया। आपको बता दें कि बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज किया। सत्संग बिजली फीडर गली की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त देवघर से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में सुतली बम फेंका गया है और वो तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि बम निरोधक दस्ते ने इसे डिफ्यूज किया। और इसी बीच बड़ी खबर हजारीबाग से भी सामने आ रही है, जहां शराब माफिया के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोरहर इलाके के बांडा सिंघा गांव में एक घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ रैपर, खाली बोतलें, ढक्कन, झारखंड सरकार का स्टिकर और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद किया है। पुलिस ने अशोक साव नाम के शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। बताया यह जा रहा है कि यहां नकली शराब को बोतल में सील कर असली पता करके बाजार में बेचा जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। नायक उर्फ अशोक साहू द्वारा जो अवैध शराब बनाया जा रहा था, उस स्थल का घेराबंदी करते हुए छापामारी किया गया। भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है और कच्चा सामग्री भी बरामद हुआ है। घटनास्थल पर विदेशी शराब का स्टिकर भी बरामद हुआ है। सील पैक करने वाला मशीन भी बरामद हुआ है। भारी मात्रा में शीशी भी बरामद हुआ है। अफ्रीकी देश नाइजर में गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के मुंड्रू और दोलंडो गांव के 5 लोगों का 70 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला है। नाइजर में अगवा मजदूरों की पत्नियों ने बगोदर थाने में कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मजदूरों की पत्नी
पूर्व विधायक विनोद सिंह के साथ बगोदर थाना पहुंची। सभी ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा और आवेदन में ये बताया कि 2.5 महीने पहले नाइजर में काम कर रहे 5 प्रवासी मजदूरों का बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया था। 2.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर सामने नहीं आई है। कंपनी के अधिकारी उनकी वापसी के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। परिजनों की मानसिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। परिजनों ने आरोप ये भी लगाया है कि कंपनी ने झारखंड सरकार की प्रवासी श्रमिक निबंधन नियमावली का पालन नहीं किया और पूर्व विधायक ने राज्य और केंद्र सरकार से मामले में पहल कर मजदूरों की रिहाई की मांग की। आज 70 दिन से ज़्यादा हो गए बगोदर के ग्राम मुंडरो और दोंदलो के उत्तम महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो, संजय महतो और राजू महतो, ये 5 प्रवासी श्रमिकों का जो है वो नाइजर में अपहरण हो गया, जो कल्पतरू कंपनी के तहत ट्रांसमिशन लाइन में कार्य कर रहे थे। 70 दिनों के बावजूद उनके परिवार की महिलाएं, उनकी पत्नी यहाँ पे खड़ी हैं, वो बाट जो रही हैं। झारखंड सरकार से हम यहाँ कहेंगे कि विदेश मंत्रालय से तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के भरोसे बैठे रहने के बजाय झारखंड सरकार को भी अपनी पहलकदमी जो है वो तेज करनी चाहिए। इसीलिए जो कल्पतरू कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ आज उनके परिजन हैं वो एक अपना आवेदन लेकर के थाने में सूचना दर्ज कराने के लिए आए हैं। चलिए बात अब झारखंड के सियासी गलियारे की कर लेते हैं, जहां हेमंत सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारी भरकम बजट बनाया है, लेकिन खर्च की जो रफ्तार है वो धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। धीमी रफ्तार से समय पर योजनाओं का कार्य पूरा होने को लेकर के संशय की स्थिति है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में खर्च करने में कृषि सहित कई विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं और इसे लेकर के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज बैठक भी बुलाई है। योजना मद में विभागों के कम खर्च पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चिंता जताई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पैसा खर्च करने में कई विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। 3 महीने में कई विभाग ने बजट के पैसे खर्च नहीं किए। कृषि प्रधान राज्य में कृषि पर खर्च करने में राज्य सरकार इस चालू वित्तीय साल के पहले 3 महीने में सबसे पीछे रही है। 23 जून तक इस विभाग ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अभी हमने देखा एक वित्त मंत्री होने के नाते कि 3 महीना गुजर गए, कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका खर्च शून्य है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 31 मार्च के पहले हम लोगों ने बजट पास कर दिया और 3 महीना गुजर गए और पैसा खर्च नहीं हुआ। ये पब्लिक मनी है, सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करना दायित्व बनता है। झारखंड में विभिन्न विभागों में कम खर्च पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की चिंता पर जेएमएम का कहना है कि विकास कार्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता में काम है, प्राथमिकता में विकास है और निश्चित रूप से जब सभी विभाग मिल करके काम करेंगे, जो आवंटित है उनको बजट उसके तहत काम करेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और माननीय वित्त मंत्री ने भी वही कहा है अपने पत्र के माध्यम से कि विकास हो, कार्य हो। वहीं योजना मद में विभागों का संतोषजनक खर्च नहीं होने पर वित्त मंत्री की चिंता के बहाने बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने मंत्रालय और विभागों के बीच तालमेल नहीं होने का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार की मंशा काम करने की नहीं है। देखिए, इससे स्पष्ट है कि अधिकारियों में भय नहीं और सरकार की कोई पकड़ नहीं है अधिकारियों के ऊपर। यदि वित्त मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमने समय पर पैसा दे दिया और विभाग खर्च नहीं कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि दोनों में तालमेल नहीं है, विभाग और मंत्रालय में तालमेल नहीं है। सरकार और जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ये संदेश दे चुकी है कि काम नहीं करना है, हम ऐसे ही बहानेबाजी करते रहेंगे, क्योंकि सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खर्च करने में कृषि सहित कई विभागों के फिसड्डी साबित होने पर सियासत भी गर्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ निरंजन की रिपोर्ट।
राज्य में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। इस बैठक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और नक्सलवाद पर चर्चा हो सकती है। खासकर पिछली बैठक में जो फैसले हुए थे उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इस बैठक को लेकर के प्रदेश बीजेपी ने बड़ी उम्मीद जताई है। वहीं दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने एक बार फिर से झारखंड के बकाये की बात को दोहराया है। मुख्य एजेंडा होगा, क्योंकि ये जितने राज्य हैं उसमें से अधिकांश राज्यों में नक्सलवाद का दंश इन्होंने कभी न कभी झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, विकास को नई गति देगी। इस तरह की बैठकों से झारखंड को क्या लाभ मिल रहा है? झारखंड का जो हजारों लाखों करोड़ रुपया का बकाया है, अब तक उस पर केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो आदिवासी सरना धर्म कोड है उस पर केंद्र की लगातार चुप्पी है। तो हम समझते हैं कि बैठक हो, लेकिन वो बैठक तभी सकारात्मक होगी जब झारखंड जैसे राज्य की जो लंबी मांग है, जो झारखंड के लोगों की मांग है, वो जब पूरा होगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र की रवैया अगर झारखंड के प्रति सुधरती है, जो यहाँ का बकाया है उसका भुगतान होता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इस बैठक के एजेंडे पर। नक्सलवाद, अंतरराज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, विकास के मुद्दों पर मंथन होगा। और अब नजर झारखंड सरकार की मांग पर भी डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्र से 1.36 लाख करोड़ बकाये की मांग की गई है। जल जीवन मिशन, विधवा और वृद्धा पेंशन के बकाये की मांग, इसके साथ ही पिछले इलाके में विकास योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय अनुदान और उग्रवाद प्रभावित रहे 14 जिलों में बंद SRE फंड को फिर से शुरू करने की मांग की गई है और ये मांग लगातार की जा रही है। अब नजर डाल लेते हैं इस बैठक के एजेंडे पर। आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या होगा? तो देखिए, नक्सलवाद, अंतरराज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा इस बैठक का अहम एजेंडा होगा। विकास के मुद्दों पर इस बैठक में मंथन भी किया जाएगा। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होटल रेडिसन ब्लू में होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची पहुंचेंगे और उसके अलावा 4 राज्यों के 68 प्रतिनिधि इस बैठक में रहेंगे। बाहर से आने वाले सीएम और दूसरे प्रतिनिधियों का कमरा भी बुक करा लिया गया है। आपको बता दें कि परसों 10 जुलाई को रेडिसन ब्लू में ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों के साथ अमित शाह महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू तक इस बैठक को लेकर के होर्डिंग और कटआउट भी लगाए गए हैं। और राज्य के रेडिसन ब्लू से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। की बैठक रांची में 10 जुलाई से रेडिसन ब्लू में होने जा रही है और रेडिसन ब्लू में इसको लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। कुल मिलाकर समझ जाइए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में 4 राज्य शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। जहाँ तक झारखंड की बात है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इसमें शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि हेमंत सोरेन पिछले 2 हफ्ते से इस समय दिल्ली में हैं और अपने पिता शिबू सोरेन का इलाज करा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह इस बैठक में आपको वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ शामिल होंगे। उनके अलावा जो मुख्य सचिव अलका तिवारी हैं, जो कैबिनेट सचिव हैं वंदना डाडेल और डीजीपी इसमें शामिल होंगे। और समझ जाइए कि इस बैठक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जाहिर है कि इस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि 1,36,000 जिसकी बकाया राशि की मांग बार बार झारखंड में सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है कि इस मुद्दे को इस बैठक में उठाया जाएगा। इतना ही नहीं, आप ये भी जानिए कि आपको जो पूर्व में जो उग्रवाद प्रभावित 14 जिले थे, वहाँ जो SRE फंड बंद हो गया है, उस फंड को भी फिर से देने की मांग की गई है। साथ ही आपको जल जीवन मिशन योजना हो या फिर आपको विधवा या बुजुर्ग पेंशन हो, इसमें को भी आपको विशेष अनुदान देने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर जब ये बैठक होगी तो नक्सल, साथ ही जो 4 जो राज्य हैं पूर्व के, उसमें आपसी जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बढ़ाने पर चर्चा होगी। लिहाजा इस बैठक से जो उम्मीद है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
खबर अब रामगढ़ से आपको बता दें, जहां रामगढ़ वन क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां एक हाथी के प्रसव के लिए बड़काकाना हजारीबाग रेलवे लाइन पर 2 घंटे तक ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक के किनारे एक गर्भवती हथनी झुंड के से भटक कर वहां पर पहुंच गई थी। हथनी ने ट्रैक के पास बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद वो जंगल चली गई, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेन का परिचालन बंद करवा दिया गया और देखिए उसके बाद परिचालन को भी शुरू किया गया। आपको बता दें कि हथनी सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सके, इसके लिए इस रूट पर ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया और एक मालगाड़ी को 2 घंटे तक वहां पर एक जो मालगाड़ी है वो रुकी रही। वन विभाग और QRT हथनी पर नजर बनाए हुए है। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं, जहां झारखंड में मानसून लगातार सक्रिय है। आज रांची समेत 7 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए 7 जिलों में इसका अलर्ट बताया गया है। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर है और यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ की ओर मूव कर सकता है। लिहाजा आने वाले जो कुछ घंटे हैं राजधानी रांची में बारिश को लेकर बेहद भारी हैं, क्योंकि बता दें कि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल भी हैं। 24 घंटे से राजधानी रांची में लगातार बारिश हो रही है। रात में भी बारिश हुई है, सुबह में बारिश हुई है, लेकिन अभी फिर कुछ घंटे से बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। लेकिन आसमान के बादल इशारा कर रहे हैं कि वो शांत नहीं बैठने वाले और जाहिर है कि भारी बारिश का जो अलर्ट है वो अलर्ट आपको रांची के साथ गुमला, सिमडेगा, खूंटी और आसपास के 7 जिलों को लेकर जारी किया गया है। कुल मिलाकर ये समझ आइए कि घर से निकलें तो छाता लेकर निकलें। भारी बारिश जहां जहां भी जल जमाव की संभावना है वहां जाने से परहेज करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और लगातार हो रही बारिशों से जमशेदपुर के लोग परेशान हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। डीसी ने BDO CO को अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अगले 2 दिन में जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जमशेदपुर में NHAI की लापरवाही के कारण लोग परेशान हैं। NH 33 के किनारे बने नालों की सफाई है वो नहीं हुई है और इसके कारण नाले का पानी NH 33 पर बह रहा है। संवाददाता आशीष तिवारी की एक खास रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में लगातार मूसलाधार बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जमशेदपुर का NH 33 है और ये NH 33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। काफी तेज रफ्तार से जो पानी है वो आप देख सकते हैं किस तरह आ रही है और ये आप इसकी धार देख सकते हैं कि धार जो है वो आदमी को ठेल कर गिरा सकता है और काफी रेंज में ये पानी निकल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पहाड़ का पानी काफी तेजी से आ रहा है और मूसलाधार बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर सभी इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए आज हम लोग जो है पूरा मानगो नगर निगम की टीम जो है और यहाँ के स्थानीय लोग के साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और लोगों के घरों में पानी घुस गया, तो इस पानी जो घर में घुसने का क्या रीजन है उसको हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व देख रहे हैं कि कैसे पानी को रोका जाए। तो जो प्रथम दृष्टया यही समझ में आया है कि जो NH नाला बनाया है वो नाला जाम है। जाम होने के कारण क्या है कि पानी का फ्लो जो है नाली में नहीं हो करके बल्कि रोड में हो रहा है। तो कल हम लोग जो है NH को अभी मीटिंग के लिए बुलाए हैं और पूरा जो है सिटी इन से लेकर के डिमना तक हम लोग नाला NH के माध्यम से साफ कराएंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि आप अपनी टीम को बरसात भर जो है इस एरिया में पॉइंट करके रखें ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। मगर तस्वीर आप देख सकते हैं कि मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये NH 33 है और ये NH 33 पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है और देखिए कि पूरी तरह से ये लंबा विजुअल आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह से ये जमशेदपुर से रांची और रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाली NH 33 है। पूरी तरह से ये आपको लगेगा कि ये नदी में तब्दील हो चुकी है। हालांकि अभी बारिश रुका है मगर कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरह अनुमान लगाया कि अभी 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश के जो है आसार है, तो कहीं ना कहीं अभी जमशेदपुर शहर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सरायकेला खरसावां जिले में इस साल अच्छी बारिश हुई है। हालांकि शहरी इलाके में अच्छी बारिश का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के हाटसाई में कई घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि नगर पंचायत
होर्डिंग टैक्स वसूल रहा है, लेकिन नालों की सफाई नहीं करा रहा है, जिसके कारण इस साल शहरी इलाकों में जल जमाव हो रहा है। जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। और जिसका आज सामने आपको दिख रहा है, कैसे आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इनके घर में पानी घुस गया, बर्तन तैर रहे हैं, बेडरूम में पानी है, किचन में इन्होंने कल से खाना नहीं पकाया। और जिला मुख्यालय में जो नगर पंचायत के प्रशासक हैं उनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, अब खबर सिमडेगा से आपको बता रहे हैं, जहां बरसात के मौसम में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जनवरी से जून तक जिले में 135 लोगों को सांप ने काटा। देर से इलाज या झाड़ फूंक के कारण 11 लोगों की सांप के काटने से मौत भी हो गई। डीएम और सिविल सर्जन ने लोगों से यह अपील की है कि अगर सांप काटे तो तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचे। सभी सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम इंजेक्शन मौजूद है। सांप काटने के बाद अगर समय पर मरीज का इलाज शुरू हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। चूँकि वन प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सांपों के निकलने और उनसे काटने की सूचना मिलती रहती है और इसके लिए सभी अस्पताल जो हैं उनमें एंटीवेनम इंजेक्शंस वगैरह हैं और वो काम भी करते हैं। तो सभी से, लेकिन कभी कभी होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उनका जो विश्वास है ट्रेडिशनल, उसके कारण वो लोग ओझागुनी के पास चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये ओझागुनी के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात है। हम लोग इनकी पहचान करके इन पर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। और न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अगर दर्द से परेशान बिहार में SI